हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। वैसे मैं बता दूं कि इधर कुछ दिनों से मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्क में व्यस्त था, इसलिए कहानी मैं अब तक नहीं पहुंचा पा रहा था। और आज गैप मिला है तो मैंने सोचा कि एक कहानी रिकॉर्ड किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। वैसे जो कहानी मुझे अच्छी लगती है तभी मैं उसे आप तक पहुंचाता हूं। और आज मैंने कहानी पढ़ी है ऑस्कर वाइल्ड की। उनकी कहानी का हिंदी रूपांतरण है ये, जिसका नाम है स्वार्थी राक्षस, और हिंदी रूपांतरण किया है नंदलाल जैन जी ने। वैसे इंग्लिश लिटरेचर में अगर शेक्सपियर के बाद किन्हीं का नाम लिया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो ऑस्कर वाइल्ड ही हैं। और मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इनके बारे में गूगल करिए और जानिए कि ये कितने महान राइटर थे नहीं हैं, क्योंकि राइटर कभी मरता नहीं है। और शायद आप अगर इस बात पर गौर किए होंगे तो आप कभी नहीं पाए होंगे कि किसी भी राइटर के पहले स्वर्गीय लगा हुआ रहता है या लिट लगा हुआ रहता है। खैर, ये तो बात की बात है। आइए हम शुरू करते हैं कहानी स्वार्थी राक्षस। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप थोड़ा समय ज़रूर दीजिएगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं होता है। और मैं मानता हूँ कि मेरी प्रस्तुति करने का तरीका ख़ास नहीं है, फिर भी एक कोशिश है कि मैं अच्छा से अच्छा कर पाऊँ। कहानी लंबी होने वाली है तो चाहूँगा कि आप धैर्य रखिएगा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा आप। आइए शुरू करते हैं कहानी स्वार्थी राक्षस। प्रत्येक दिन दोपहर को जब लड़के स्कूल से पढ़कर लौटते थे तो वे राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। यह बगीचा बड़ा और सुंदर था, जिसमें मुलायम हरे घास की मखमल बिछी हुई थी। इधर उधर घास पर सुंदर पुष्प आसपास के सितारों की तरह जड़े हुए थे। बगीचे से बाहर मौलश्री के वृक्ष थे, जिसमें बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के समान श्वेत मृदुल कलिकाएं प्रस्फुटित होती थीं। शरद ऋतु में जिन वृक्षों में बढ़िया फल लगते थे, चिड़ियां इन वृक्षों पर बैठती थीं और मधुर राग में गाया करती थीं। बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल स्थगित कर दिया करते थे। हम यहाँ कितनी सुखी हैं, वे एक दूसरे से कहा करते थे। एक दिन राक्षस वापस आया। वह अपने एक मित्र को देखने गया था और 7 साल उसके यहाँ रहा था। जब 7 साल व्यतीत हो चुके थे और जब राक्षस वो सब कह चुका जो उसे अपने मित्र से कहना था, क्योंकि उसका वार्तालाप सीमित था, तब उसने अपने दुर्ग को वापस जाने की सोची। जब वह वापस से आया तो उसने छोटे छोटे बालकों को अपने बगीचे में खेलते पाया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने बड़ी ही रूखी आवाज़ में कहा, और जिसे सुनकर सब लड़के भाग गए। मेरा बगीचा है, यह कोई बतलाने की बात नहीं है, और मैं इसमें अपने के अलावा किसी दूसरे को नहीं खेलने दूंगा, राक्षस ने कहा। इसके बाद उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी की और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, आम रास्ता नहीं, और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा और प्रवेश करेगा वो जुर्म का भागी होगा। वह सचमुच में बड़ा स्वार्थी राक्षस था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की चेष्टा की, लेकिन सड़क धूल से भरी हुई थी और जिस पर पत्थर भी पड़े हुए थे। इस कारण बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। वे बगीचे की ऊंची दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते थे और भीतर के सुंदर बगीचे की चर्चा किया करते थे। स्कूल से लौटते वक्त वे एक दूसरे से कहा करते थे, हम बगीचे में कितने खुश थे। तब बसंत ऋतु आई और सब कहीं कहीं छोटी कलिकाएं और नन्ही नन्ही चिड़ियां देखने लगीं। केवल स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी शीत ऋतु थी। चिड़ियों ने बगीचे में गीत नहीं गाए, क्योंकि वहाँ कोई बच्चे खेलने नहीं आते थे, और वृक्षों में भी नई कोपलें नहीं फूटी थीं। एक दिन घास में से एक सुंदर फूल उगा, लेकिन जब उसने राक्षस के बगीचे की वह सूचना देखी तो उसे बच्चों पर इतना दुख हुआ कि वह फिर से ज़मीन पर गिरकर मुरझा गया। इस सूचना से जिन लोगों को प्रसन्नता हुई थी वे थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, बसंत ऋतु इस बगीचे को अपना वरदान देना भूल गई है, इसलिए हम लोग साल भर यहीं रहेंगे।
तत्पश्चात बर्फ ने सारी घास को अपने सफ़ेद लबादे से ढक दिया और कोहरे ने सभी पेड़ों पर सफ़ेदी पोत दी। तब उन्होंने उत्तरी हवा को बुलाया और वो आ गई। यह हवा दिन रात बगीचे में बड़े ज़ोर और आवाज़ के साथ बहा करती और इसने मकानों की चिमनी को गिरा दिया और कहा, ये तो बहुत अच्छी जगह है और हमें यहाँ ओलों को बुलाना चाहिए। कुछ समय बाद ओले भी आए और वे राक्षस के महल की छत पर प्रतिदिन 3 घंटे तक बरसते रहे और जब तक कि उसकी लगभग सभी चीज़ें नहीं टूट गईं। तब वह बगीचे में चारों ओर खूब तेज़ी से दौड़ धूप कर नाचता रहा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे बाग में बसंत का उदय क्यों नहीं हो रहा है। खिड़की पर बैठकर बर्फ़ के सामने सफ़ेद दिखते हुए बगीचे की ओर निहारते हुए राक्षस ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिन में ऋतु परिवर्तन अवश्य होगा। लेकिन बगीचे में न तो बसंत ऋतु आई और न ग्रीष्म ऋतु ही आई। शरद ऋतु ने सभी बगीचों में सुनहले फल फूल दिए, परंतु राक्षस के बगीचे के लिए अब भी कुछ न मिल सका। शरद ने कहा, ये राक्षस बहुत स्वार्थी है, इसलिए इस बगीचे में सदा ही शिशिर का राज्य रहा और बर्फ़ कोहरा ओले और उत्तरी हवाएं यहाँ अपनी क्रीड़ाएं करती रहीं। एक दिन सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जाग रहा था तो उसने एक मोहक गीत सुना। इसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि उसने सोचा कि शायद राजा के गायक गण इस मार्ग से जा रहे हैं। सचमुच ही उसकी खिड़की के बाहर एक कोयल गाना गा रही थी, लेकिन उसने ये गाना इतने अधिक दिनों बाद सुना था कि आज उसे यह पक्षी गायन संसार का सबसे सुंदर संगीत प्रतीत हुआ। इस संगीत के बाद ही ओलों ने उसके सिर पर बरसना बंद कर दिया और उत्तरी हवा ने भी अपना गर्जन बंद कर दिया। इसके बदले इसके खिड़की के खुले अंगों में से एक सुंदर महक आने लगी। तब उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि आखिर बसंत आ ही गई। ये कहकर वो बिस्तर से उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा। पर उसने क्या देखा? उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके दुर्ग की चार दीवारी में से एक छोटा सा छेद था जिसमें से कुछ लड़के रेंग रेंग कर दुर्ग में घुस आए थे और वहाँ के बगीचे में लगे वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए थे। वह जितने पेड़ देख सकता था उसने देखा और प्रत्येक पर एक न एक बालक बैठा पाया। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा हुआ देख पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उनमें फूल उग आए। बच्चों के सिरों पर पत्तों से भरी शाखाएं लहराने लगीं। पक्षीगण भी अब इधर उधर घूम रहे थे और प्रसन्नता से अपने कूके मार रहे थे और हरी घास में से फूल भी धीरे धीरे हंसते हुए उदित हो रहे थे। ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके साथ ही बगीचे के एक कोने में अब भी शिशिर थी। यह कोना दुर्ग में बने हुए महल के सबसे अधिक दूर था। यहाँ एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। इतना छोटा था कि वो पेड़ की डालियों तक नहीं पहुँच सकता था और वो अपनी इस असफलता से झुंझलाकर इधर उधर घूमता हुआ रो रहा था। बेचारे वृक्ष पर भी काफ़ी कोहरा और बर्फ़ ढका हुआ था। उत्तरी हवा भी इसके ऊपर तूफानी वेग से मंडरा रही थी। बच्चे, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, वृक्ष ने बालक से कहा और अपनी डालें इतनी नीचे झुका ली जितना कि संभव था। परंतु बच्चा फिर भी नहीं चढ़ सका क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। यह देखकर राक्षस का हृदय द्रवित हो उठा। उफ, मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। अब मैं समझा कि बसंत मेरे यहाँ क्यों नहीं ठहरती। अब मैं इस बच्चे को वृक्ष के शिखर पर बैठाऊंगा और वहाँ से अपनी दीवार का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और तब मेरा बगीचा हमेशा बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाएगा। वो वास्तव में अपनी करनी पर बहुत दुखी हो रहा था। अब वो सीढ़ी से उतरकर नीचे आया और धीरे से अपने सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बगीचे में चला गया। लेकिन लड़कों ने जो ही उसे देखा वे उससे इतना डर गए कि वे देखते ही भाग गए और बगीचे में पुनः शिशिर ऋतु का राज्य छा गया। केवल वही एक छोटा लड़का बच्चा जो दौड़कर भाग नहीं सका क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वह राक्षस को आते हुए नहीं देख सका। राक्षस ने इस बच्चे को चुपचाप पीछे से जाकर पकड़ लिया और उसे प्यार भरे हाथों से लेकर वृक्ष के शिखर पर बैठा दिया। उसके ऐसा करते ही पेड़ में फूल लग गए
और पक्षीगण वहाँ आकर कूकने लगे। छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ फैला लिए और राक्षस के गले में डालकर उसे चूम लिया। जब दूसरे लड़कों ने ये सब देखा तो समझ लिया कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा और वे दौड़कर बगीचे में आए और उनके साथ बसंत ने भी अपने चरण वहाँ रखे और उनको देखकर राक्षस ने कहा, प्यारे बच्चों, अब ये तुम्हारी ही बगीचा है। और वो कुदाल लेकर दुर्ग की दीवार को तोड़ डाला। 12 बजे दिन को जब सब लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राक्षस एक बड़े ही सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारे दिन वे खेलते रहे और शाम के वक्त वे राक्षस से विदा लेने के लिए आए। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? मेरा मतलब उस बच्चे से है जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया था, उसने कहा। राक्षस उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसे चूमा था। हमें उसका पता नहीं है, बहुत संभव है कि वो चला गया हो, बच्चों ने कहा। तुम लोग उसे यहाँ कल आने के लिए कह देना, राक्षस ने कहा। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि वो बच्चा कहाँ रहता है और न हमने इसके पहले कभी उसे देखा ही है। ये सुनकर राक्षस बहुत दुखी हुआ। प्रतिदिन दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तब बच्चे आते और राक्षस के साथ खेला करते थे, लेकिन जिस छोटे बच्चे से राक्षस प्यार करता था वो कभी नहीं दिखाई दिया। राक्षस इन सब बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था, तथापि वो अपने छोटे मित्र को देखने के लिए तरसता रहता था और हमेशा उसके विषय में चर्चा किया करता था। वो कहा करता था, मैं उसको देखने की तीव्र इच्छा रखता हूँ। वर्ष बीतते गए और राक्षस बहुत वृद्ध और शिथिल हो चला और अधिक के खेलने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई। इसलिए वो एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता और अपने बगीचे की प्रशंसा किया करता। वो कहता, मेरे बगीचे में कई प्रकार के सुंदर पुष्प हैं, लेकिन सब पुष्पों में बच्चे ही सबसे अधिक सुंदर पुष्प हैं। जाड़े में एक दिन सुबह कपड़े पहनते हुए राक्षस ने अपनी खिड़की के चारों ओर देखा। उसने शिशिर के प्रति घृणा प्रकट नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सोता हुआ बसंत ही शिशिर होता है, इसलिए पहले भी इस ऋतु में मचकुंद हो जाते हैं। अब उसने अचानक ही अपनी आंखें मली और वो आश्चर्यचकित हो देखता रह गया। वास्तव में यह एक शानदार दृश्य था। उसके बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ था जो सुंदर सफ़ेद कलियों से लदा हुआ था। इसकी सभी डालियां सुनहली थीं और उनमें रुपहले फूल लदे हुए थे। उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिससे उसने सबसे पहले प्यार किया था। आनंद विभोर होकर वो अपने महल से नीचे आया और बगीचे में गया। वो जल्दी जल्दी घास पर चलकर उस लड़के के पास गया और जब उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह बोला, यहाँ तुम्हें किसने बांधा? उस लड़के की हथेली पर और उसके पैर पर 2-2 कीले के चिन्ह थे। उसे देखकर वह झल्लाकर फिर बोला, किसने तुम्हें यहाँ बांध रखा है? मुझे जल्दी बताओ जिससे मैं उसे अपनी तलवार से घाट उतार सकूं। मेरे दादा, ऐसा मत कहो, यह तो प्यार के घाव हैं, उस बालक ने उत्तर दिया। तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा और भय से थरथरा उठा और कुछ क्षणों में उस छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक हो गया। राक्षस की इस स्थिति पर बच्चे को बहुत हंसी आई और उसने कहा, दादा, तुम एक बार और मुझे अपने बगीचे में खेलने दो, फिर मैं आज ही तुम्हें अपने बगीचे में ले चलूँगा। क्या जानते हो कि मेरा बगीचा कौन है? मेरा बगीचा तो स्वर्ग है। उसी शाम को जब बाल मंडली उस बगीचे में खेलने गई तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे सफ़ेद पत्तियों से पूरी तरह ढका हुआ राक्षस वहाँ मरा पड़ा है। क्या कहूँ अब। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह सुने होंगे तो इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है कि मैं इस कहानी के बारे में और आगे कुछ कह पाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं उसे महसूस कर सकते हैं। बस इतना कहूँगा, इस कहानी घर बगीचे में पहली बार भ्रमण कर रहे हैं तो आप इसे अपना बना लीजिए। अगर आपको कोई कहानी पसंद हो तो मैं उसे भी लाऊंगा, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।